हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के सभी थ्योरेटिकल पोर्शन को, राइट। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है, राइट। आपको अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में जो है मैंने 5 मेथड्स को लिस्ट आउट किया था, जिसमें से सबसे पहली मेथड जो है दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिसको शॉर्ट में NWC रूल कहा जाता है, राइट। अब पर्टिकुलरली इस मेथड को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले मेरे पास कोई तो भी प्रॉब्लम होना चाहिए जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मुलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल के तौर पर डायरेक्टली एक ऐसा प्रॉब्लम लिया है जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मुलेटेड है। अब सबसे पहले जो है इसके टर्म्स को समझते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे पास सोर्सेस है, नेमली A, देन B एंड देन C। यू कैन सी कि ये जो सोर्स पॉइंट A है उसकी सप्लाई की कैपेसिटी 50 की है। देन सोर्स पॉइंट B जो है उसकी सप्लाई की कैपेसिटी यहाँ पर 40 दी है। देन सोर्स पॉइंट C की जो सप्लाई कैपेसिटी है वो 60 की दी है, राइट। उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट्स दी है P, Q, R, राइट। और यहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट P की अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो वो 20 दी है। देन डेस्टिनेशन पॉइंट Q की जो डिमांड है वो 95 की दी है। एंड फाइनली डेस्टिनेशन पॉइंट R की जो डिमांड है वो 35 यूनिट्स की दी है, राइट। अब ये होने के बाद यू कैन सी, मुझे लगता है कि सोर्सेस और डेस्टिनेशन के बारे में अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो। यू कैन सी ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर डिस्कस की है, राइट। सो मूव ऑन। यहाँ पर जो 5, देन 8, देन 4, देन 6, देन 6, 3, 3, 9, 6, ये जो दिया है वो एक्चुअली जो है सिंगल यूनिट को जो ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है वो दी है। आपको अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने CIJ नाम का जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर डिस्कस किया था, जिसका मीनिंग था यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ith फैक्ट्री टू jth वेयर हाउस। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करूँ 5 को तो मैं ये बोलूँगा, अगर सोर्स पॉइंट A से डेस्टिनेशन पॉइंट P पे अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सिंगल यूनिट को अगर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो सिंगल यूनिट के ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट लगेगी वो 5 रुपये लगेगी। लाइकवाइज A टू Q अगर जाता हो तो सिंगल यूनिट के लिए 8 रुपये लगेंगे। लाइक A टू R अगर जाता हो तो मुझे सिंगल यूनिट के लिए 4 रुपीज़ लगेंगे। लाइकवाइज अगर मैं इसको यहाँ पर 9 को अगर डिफाइन करूँगा तो मैं ये कहूँगा, अगर सोर्स पॉइंट C से डेस्टिनेशन पॉइंट Q पे अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो उसके सिंगल यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी दैट इज़ नथिंग बट द 9, राइट। ये उसका मीनिंग होता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होते हैं। एक तो होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और दूसरा जो रहता है वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले बैलेंस को डिफाइन करते। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि जो भी सप्लाई कैपेसिटी है अगर उस सप्लाई कैपेसिटी की मैं सम करूँ वो इक्वल्स टू जो डिमांड कैपेसिटी रहती है उनकी सम इतनी होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर सप्लाई 50, 40 और 60 करता हो तो आई थिंक इट शुड बी अ 90 एंड 60 150 आना चाहिए, राइट। 150 आना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं डिमांड की अगर सम करता हूँ तो 20, देन 95 इट बिकम्स 115, देन 35 हो, सो इट बिकम्स 150। दैट मीन्स ये हो गया कि जितनी सप्लाई कैपेसिटी है 50 की उतनी ही डिमांड है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। तो ये रहती है पहली स्टेप। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अब खैर ये बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर अनबैलेंस्ड है तो यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हो जाती है डमी नाम की। तो खैर ये सिचुएशन नहीं है या ये केस नहीं है अनबैलेंस की, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट कमिंग अप प्रॉब्लम में हम देखेंगे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम किस तरह से होते हैं, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पर ये तो कन्फर्म हो गया कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है, दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं मेथड का नाम देखूँ तो मेथड का नाम जो है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, राइट। और यहाँ पर जो है मैंने, आप अगर देखोगे मैट्रिक्स के साइड में मैंने लिखा है दिस इज़ नथिंग बट द नॉर्थ, दिस इज़ वेस्ट, देन इट इज़ ईस्ट एंड इट इज़ साउथ। ये जनरली सबको ही पता होता है कि ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ होती है, उसके अपोजिट साउथ रहता है, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट होता है, राइट। तो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात करूँ तो सिंपल सी ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स है और यहाँ पर मुझे जो अलोकेशंस करने हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल कौन सा हो जाएगा,
ऑब्वियसली ये हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए मेरा सेल ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मुझे अलोकेशन करना है वो स्टार्ट करना है मुझे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेल से, राइट। नाउ अब आपको एक बार अगर आइडेंटिफाई हो गया इस पर्टिकुलर सेल में अलोकेट करना, उसके बाद आपको देखना है कि इस AP नाम का जो सेल है इसको करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ तो डिमांड 20 की है, अगर मैं सप्लाई की बात करता हूँ तो 50 की है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई और डिमांड में जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो हमें यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी, राइट। सिंपल सी बात है, अगर मेरी डिमांड अगर 20 की है तो मैं उससे ज़्यादा खरीदूंगा नहीं, राइट। डजन मैटर कि सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक ध्यान में रखना है, जिस किसी की भी जितनी डिमांड रहती है वो उतनी ही डिमांड फुलफिल करने की कोशिश करेगा, उसके बियॉन्ड कभी नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर किसी की सप्लाई की कोई कैपेसिटी है तो उसकी जितनी कैपेसिटी है सप्लाई की वो उतना ही सप्लाई करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर पर्टिकुलरली P डेस्टिनेशन पॉइंट की डिमांड अगर 20 की है तो वो सिर्फ 20 ही लेगा। अब किससे लेना है हम देखते हैं मेथड में, राइट। वैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट A की कैपेसिटी 50 की है तो वो सिर्फ और सिर्फ 50 ही ट्रांसपोर्ट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, राइट। या प्रोबेबली उससे कम कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पर जो है मुझे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेल में जो है अलोकेशन करना है और डिमांड और सप्लाई में से जो मिनिमम रहेगा वो मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पर अलोकेट करना है। तो ऑब्वियसली मुझे जो है 20 अलोकेट करना पड़ेगा, लाइक दिस, राइट। अब 20 अलोकेट करने के बाद ये पर्टिकुलर तुम्हारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट P जो था उसकी रिक्वायरमेंट 20 की थी जो कि फुलफिल हो चुकी है, मतलब उसकी जो भी डिमांड थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब वो क्या करेगा, अब ये जो P है ना B से कुछ ले पाएगा, ना B से कुछ एक्स्ट्रा लेगा, ना C से कुछ एक्स्ट्रा लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सेल में और इस पर्टिकुलर सेल में किसी भी तरह का फर्दर लोकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि P की जो कैपेसिटी थी, आई मीन डिमांड कैपेसिटी थी 20 की, वो फिल हो चुकी है। अब उसे कोई लेना देना नहीं दूसरी चीज़ों से, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अलोकेशन नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से जो है ये कट जाएगा। थोड़ा यहाँ पर एनिमेशन प्ले होने में दिक्कत हो रही है, राइट। ये कट जाएगा, यहाँ पर कोई पॉसिबल नहीं। अब देखो ये जो अगर मैं सोर्स पॉइंट A की अगर बात करता हूँ तो इसकी कैपेसिटी 50 की थी, उसमें से उसने 20 जो है ऑलरेडी डेस्टिनेशन पॉइंट P को दे दिए। इसका मतलब इसके पास कितने बचेंगे, अभी इसके पास बचेंगे 30, राइट। इसके पास बचेंगे 30। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं नेक्स्ट बचा हुआ जो मैट्रिक्स है मेरे पास, ये सिर्फ इतना बचा हुआ है, इतना मैट्रिक्स बचा हुआ है, राइट। अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो सेल रहेगा मेरा AQ, ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट। तो नेक्स्ट मुझे जो अलोकेशन करना यहाँ करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली यहाँ अलोकेशन करना पड़ेगा, राइट। अब यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग सप्लाई 30 की बची हुई है और डिमांड जो है 95 की है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो कम वैल्यू रहेगी वो यहाँ अलोकेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब 30 जो है यहाँ पर अलोकेट हो जाएंगे, राइट। एनिमेशन प्ले करता हूँ मैं, राइट। 30 का अलोकेशन हो गया। यू कैन सी कि इसकी जो सप्लाई जो थी 30 की वो कंप्लीटली वो दे चुका है। इसका मतलब इसके पास अभी 0 बचेंगे और ये जो 95 है इसमें से 30 कम हो गए तो मतलब इसके पास 65 बचेंगे, राइट। और जैसे कि आप देख रहे हो 20 + 30 होता है 50। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सेल में किसी भी तरह का अलोकेशन नहीं होगा, तो मुझे इसे क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से इसके पास बचे कितने 65, लाइक दिस। अब फिर से जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास जो है इतना मैट्रिक्स बचा हुआ है। अब इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हो जाएगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो 40 की है और जो डिमांड बची हुई है वो 65 की है। तो ऑब्वियसली सप्लाई और डिमांड में से जो कम रहेगा वो मुझे यहाँ पर अलोकेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 40 और 60 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 40 है, तो मैं यहाँ पर 40 अलोकेट कर दूंगा, राइट। सो लेट्स प्ले एनिमेशन। यहाँ पर 40 का अलोकेशन किया। नाउ यू कैन सी कि B की जो कैपेसिटी वो 40 की थी। इसका मतलब यहाँ पर अभी किसी भी तरह का जो है यहाँ पर जो है किसी भी तरह का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर जो किसी भी तरह का अलोकेशन पॉसिबल नहीं, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 40 अलोकेट किया है, तो 65 में से अगर 40 चले गए तो बचे कितने 25, राइट। तो यहाँ पर जो बचे हुए रहेंगे वो 25 रहेंगे। यू कैन सी
यहाँ पर कोई एलोकेशन पॉसिबल नहीं तो उसको मैंने क्रॉस आउट कर लिया, राइट। यहाँ से 65 में से बचे कितने अपने पास 25। अब हमारे पास दो ही सेल बचे हैं, हमारे पास जो है दो ही सेल बचे ये वाले। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ अलोकेट करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग सप्लाई 60 की और डिमांड 25 की है, राइट। तो ऑब्वियसली 60 और 25 में जो छोटा रहेगा वो यहाँ पर अलोकेट हो जाएगा, दैट मीन्स 25। यू कैन सी आई एम गोइंग टू प्ले द एनिमेशन। 25। अब ये 25 एग्जॉस्ट हो चुके हैं, राइट। ये 25 एग्जॉस्ट हो चुके हैं, राइट। और यहाँ से 60 में से बचे कितने 25 चले गए तो 35 बचे। लेट्स प्ले एनिमेशन। ये 25 कट हो गए, 60 में से अपने पास 35 बचे। नाउ हमारे पास जो एकमात्र सेल बचा है वो बचा है ये। सो ऑब्वियस है जो बचा है वहाँ पर मुझे अलोकेट करना है। तो इस पर्टिकुलर सेल को डिमांड जो है 35 की है, डिमांड जो है 35 की है एंड सप्लाई भी 35 की, तो ऑब्वियसली जो बची हुई चीज़ रहेगी मैं वहाँ पर अलोकेट कर दूंगा। तो यू कैन सी 35 अलोकेशन हो गया, राइट। तो ये जो है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से जो है तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब मुझे जो फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रहेगी वो निकालना है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यू कैन सी कि यहाँ पर जो है मैंने 20 अलोकेट किए, यहाँ पर मैंने 30 अलोकेट किए, देन 40, then 25 and then 35. Simply to calculate the total transportation cost you have to multiply this 20, this 5, means 20 multiplied by 5 plus 30 multiplied by 8, you can see 20 multiplied by 5 plus 30 multiplied by 8, then plus 40 multiplied by 6, then plus 25 multiplied by 9, then plus 35 multiplied by 6 likewise. Okay, so you will have the answer like this. You can see the answer this way. Total initial cost associated with the solution obtained to the transportation problem, like 25 multiplied by 5, this, then this one, 30 multiplied by 8, that is this one, then 40 multiplied by 6, that is this one, then 25 multiplied by 9, that is this one, and 35 multiplied by 6, that is this one. So after the calculation and summing up, you will get the answer as 1015 rupees. So that means the total transportation associated with this particular solution is rupees 1015. So that is the initial basic feasible solution, right? तो इसे कहा जाता है 1015 इज़ नथिंग बट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर चीज़ आ जाती है ऑप्टिमैलिटी की, जो कि फिलहाल यहाँ पर पॉइंट नहीं है ऑप्टिमैलिटी का डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम और सारे मेथड डिस्कस करने के बाद ऑप्टिमैलिटी पे जाएंगे और दोनों मेथड्स देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर टचअप कर देता हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू मिली है 1015, यू कैनॉट से कि ये सबसे बेहतर वैल्यू है, दैट मीन्स ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पर हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे तो ये जो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के बाद ये टोटल कॉस्ट का जो आंसर आएगा हो सकता है 1015 से कम आए। सो ये कितना कम आएगा ये तभी पता चल सकता है व्हेन वी विल डू दी optimality test, whether it is a stepping stone method or modified distribution method. So this is all about the northwest corner rule, right? If you have any queries you can just put your comments in the comment box. अगर आपने पहला जो वीडियो है इसका अगर मिस किया होगा तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसके लिंक दे दूंगा, you can just enjoy that one also, right? So thank you guys, thank you for being with me, thank you so much.